हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जॉब अलर्ट। आज की जो वीडियो रहेगी हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एचपीएस क्वेश्चन सीरीज जो है हमने शुरू की है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो डिस्कस करेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट 5 ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। आज करेंगे सिर्फ 2021 में जो एचएस का एग्जाम हुआ था उसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री पूछी गई थी उसके क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे आज। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आपने ध्यान में रखना है और शेयर करना है, जितने ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप चैनल में नए विजिट कर रहे हो। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप तक मेरी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि इसके बाद भी हम 2020 का 2020 का डिस्कस करेंगे, फिर 2019 का डिस्कस करेंगे। लास्ट 5 ईयर जितने 5 सालों में हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और थॉरली डिस्कशन होगी, इसमें ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट डिस्कशन होगी, क्योंकि मैंने आंसर नहीं दिए हुए हैं। आंसर हम कैसे निकालेंगे? आंसर निकालेंगे हम इसको डिस्कस करने के बाद। जैसे ही हम डिस्कस करेंगे तो उसमें खुद ब खुद आपको पता लग जाएगा कि कौन सा इसका कंसर्न राइट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें बताया गया है कि 1 से 4 तक जो क्वेश्चन है डायरेक्शन क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ क्लियरली पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि देयर आर 2 स्टेटमेंट फॉर ईच क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन की जो 2 स्टेटमेंटें होगी। इन द लाइट ऑफ दीज 2 स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, इन 2 स्टेटमेंटों में से हमने जो है एक अपना सही आंसर चुनना है जो नीचे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की जो 2 स्टेटमेंट है हमारी, पहली स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। देयर वॉज अ प्रोविजन इन चार्टर एक्ट 1833 टू एबोलिश स्लेवरी। ठीक है, कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था हमारा, इसमें प्रोविज़न था कि एबोलिश की गई स्लेवरी। ठीक है, ये पहला है। दूसरी स्टेटमेंट हमारी 1855 में जो है ब्रिटिश मर्ज द रियासत ऑफ अवध विद देयर किंगडम एक्यूज देम ऑफ मिसरूल। ठीक है, मिसरूल जो मिसरूल कर रहे थे उसकी वजह से जो है एक्यूज़ किया गया वहाँ के राजा को, और अवध को जो है मिला दिया गया ब्रिटिश में। ठीक है, ब्रिटिश राज में। ठीक है, तो पहली को हम डिस्कस करते हैं चार्टर एक्ट को। तो ये जो है करेक्ट है, स्टेटमेंट जो करेक्ट है कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसमें प्रोविज़न था कि स्लेवरी को जो है एबोलिश किया गया है। तो स्लेवरी सिस्टम को कब एबोलिश किया गया? 1843 को। ठीक है, तब इसको जो है हमारा एबोलिश किया गया। और इसको जो है हमारे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद रखना है। चार्टर एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? सेंट हेलेना एक्ट, इस नाम से भी जाना जाता है। और अनदर नेम क्या है इसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोनों नाम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेटमेंट 1 जो हमारी करेक्ट है ना। किस किस नाम से जाना जाता है? सेंट हेलेना एक्ट 1833 और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1833। इन दो नामों से इसको जाना जाता है। अब इसमें डिस्कस करते हैं इसके जो मेन प्रोविजन रहे हैं चार्टर एक्ट के। हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, 1833 के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, और ये हमें पता चल चुका है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब इसको हम थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। सॉरी, इसमें जो पहला है हमारा, तो हम एक देखेंगे इसमें कि 1843 में एबोलिश हुआ था स्लेवरी सिस्टम। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा होता कि एक हमारा टी ट्रेड होता था। ठीक है, किसके साथ होता था? चाइना के साथ। टी ट्रेड चाइना के साथ होता था, तो वो भी जो है क्लोज हो गया। इसके बाद जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है, और जो अगला था इसके तहत जो है 1835 में, इस एक्ट के तहत 1835 में लॉ कमीशन सेटअप किया गया। ठीक है, 1833 में क्या किया गया? लॉ कमीशन सेटअप किया गया। और इसके जो चेयरमैन बनाए गए, कौन किसको बनाया गया? लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले जो है इसके हमारे चेयरमैन बने। वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया था कि लॉ कमीशन सेटअप किया गया इसके तहत 1835 में, और जो है इसके जो चेयरमैन है वो किसको बनाया गया? लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, और इसके इसी जो कमीशन के तहत जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, पहले जो पावर चलती थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, उसकी जो पावर थी, उसकी जो टाइटल था उसको एक्सपेंडेड कर दिया गया, और उसकी जगह पर क्या सेटअप किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे। ठीक है, कमेंट ज़रूर करना। तो दोनों स्टेटमेंट हमने डिस्कस कर ली, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या बनता है हमारा, तो आप स्टेटमेंट ऊपर पढ़ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है सी, यानी कि स्टेटमेंट 1 जो हमारा करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट 2 अभी डिस्कस नहीं किया, स्टेटमेंट 2 हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट 2 में जो दिया गया है 1855, ये यहीं से ही गलत होता है।
1855 में जो है ये मर्ज नहीं हुआ था अवध, ये हुआ था 1856 में। ठीक है, ये मर्ज कब हुआ था हमारा 1856 में। और किसके तहत हुआ था ये? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी के तहत। ये किसने दी थी? लॉर्ड डलहौजी में, इनके द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी बताई गई थी। ठीक है, और इन्होंने अवध को कैसे कैप्चर किया? इन्होंने बताया कि जो वहाँ का किंग था, उस किंग को ही इन्होंने एक्यूज़ कर दिया कि ये मिसरूल कर रहा है। ठीक है, ये अपनी जो है अपनी किंगडम को जो है ढंग से रूल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको कैप्चर करना था। ये एक अलग ही थ्योरी थी जिसके तहत ज़बरदस्ती फोर्सफुली, जिसका अगर वारिस नहीं है या जिस राज्य का राजा नहीं है और आगे उसका वारिस नहीं है, तो उसको वो ये कैप्चर कर लेते थे और ब्रिटिश में सम्मिलित कर लेते थे। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया यहाँ पे कि स्टेटमेंट सी जो इसका राइट आंसर है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसकी जो क्वेश्चन नंबर 2 के जो स्टेटमेंट 1 है, यंग बंगाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सिस्टर कुमार घोष। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 है प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश्ड इन सॉरी बॉम्बे 1865। तो इसमें जो स्टेटमेंट 1 है हमारा, ये स्टेटमेंट 1 जो है हमारा ये इनकरेक्ट है। ये दिखती बात है, क्योंकि जो यंग बंगाल मूवमेंट है इसको स्टार्ट किया गया था हेनरी लुइस विवान के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी लुइस विवान। ये हेनरी लुइस विवान कौन थे? ये जो है यंग बंगाल मूवमेंट का इन्होंने स्टार्ट किया था। ये आए थे कोलकाता में, कब आए थे? 1826 में। ठीक है, और इनको जो अपॉइंट किया गया था हिंदू कॉलेज में एज अ टीचर ऑफ लिटरेचर का टीचर इनको जो है अपॉइंट किया गया था। तो उसके बाद जो है इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया। तो पहला क्वेश्चन हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। तो स्टेटमेंट सेकंड है हमारी प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे 1865। ठीक, ये भी हमारा है इनकरेक्ट, क्योंकि प्रार्थना समाज जो हमारा एस्टेब्लिश्ड हुआ था ये हुआ था 31 मार्च 1867 को, याद रखना हमने। और इसको एस्टेब्लिश किसने किया था? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आत्माराम पांडुरंगा। ठीक है, किसने किया था? आत्माराम पांडुरंगा ने। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो मेंबर थे और इसको जो पॉपुलैरिटी मिली थी वो मिली थी, स्कॉलर रिफॉर्मर थे एक, उनका नाम था महादेव गोविंद रानड़े। महादेव गोविंद, और भी इसमें बहुत सारे जुड़े थे, लेकिन इनके जो स्कॉलर थे ये महादेव गोविंद रानड़े, इनके तहत इसको थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिली थी। तो याद रखना कब बना था? बॉम्बे में बना था 18 मार्च 1867 को। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हमारा निकलेगा, स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है। तो आंसर होगा बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया। अब डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्या है? महात्मा गांधी गिवन स्लोगन ऑफ डू एंड डाई ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। सही है, ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो स्लोगन दिया था ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही दिया था, और क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था हमारा? 1942 को, है ना? ये आप सभी को पता है कब हुआ था? 1942 को। और सुभाष चंद्र बोस एस्टेब्लिश्ड फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी इन 1939। तो इन्होंने जो है फॉरवर्ड पार्टी कब की एस्टेब्लिश? 1939 में। बनता है, ये बनता है हमारा, आगे चेक करेंगे ऊपर कौन सा स्टेटमेंट, दोनों करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। यहाँ पे देखो, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो ये बनता है, थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे हम। महात्मा गांधी 1942 में दिया था। डिस्कस करने में तो क्या, ये आपने याद रखना ज़्यादा कि कब हुआ था। तो 1942 में ये हुआ था, और डू और डाई का इन्होंने नारा दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी जो है इंपॉर्टेंट है, 1939 में इनके द्वारा बनाई गई थी। और इनको जो ये जो है 2 बार ट्वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। और कब कब रहे हैं? 1938 में और 1939 में। ठीक है, 1938 का जो सेशन रहा था ये हमारा हरिपुर में रहा था, और 1939 का जो रहा था ये त्रिपुर में रहा था, त्रिपुरी में रहा था, त्रिपुरी। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये मेजर है। अब नेक्स्ट जो है हमारा, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें स्टेटमेंट दी गई है, इन 1942 सुरेंद्र नाथ टैगोर एस्टेब्लिश्ड इंडिया रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी। ये शायद 1942 नहीं है, 19, एक सेकंड में चेक कर लो ज़रा पुराना क्वेश्चन पेपर, उसमें ये नहीं दिया गया है। ठीक है, ये जो हमारा स्टेटमेंट दी गई, ठीक है, ये स्टेटमेंट दी गई 1942 जो है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है।
ठीक है, क्योंकि 1942 को जो है इस पार्टी का नाम 1941 में जो था इसका नाम था हमारा कम्युनिस्ट लीग, शायद, हाँ कम्युनिस्ट लीग था। और 1942 में इसको जो रीनेम किया गया था, फिर इसको रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी बनाया गया था, रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाया गया था, इसलिए ये जो है ठीक है राइट स्टेटमेंट। और किसके द्वारा? एस.एन. टैगोर के द्वारा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 जो है हमारी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मूव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946, ये गलत है, ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। कैसे? क्योंकि जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो है रेजोल्यूशन पास नहीं किया था, ये किया था हमारे जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, इन्होंने इसको प्रपोज किया था। ठीक है, तो ये जो है गलत है, स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 गलत है। और इसकी डेट आपने याद रखनी है 1946, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसको हम चेक करेंगे, 4 का जो आंसर बनता है, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, 2 इज़ इनकरेक्ट, तो सी बनता है। तो इसका आंसर क्या बनता है? सी बनता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारे थे टॉप 4 जो थे स्टेटमेंट वाइज, इनको हमने डिस्कस कर लिया प्रॉपरली ठीक ढंग से। अगर इससे जितने क्वेश्चन बनते थे सारे हमने डिस्कस किए हैं, है ना। अब जाएंगे नेक्स्ट जो है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। ठीक है, तो पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये बनता है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है कि इसको सही में हम पहले कौन सा आया था, दूसरा उसके बाद कौन सा आया था, वैसे वैसे करके ऑर्डर करें, यानी कि क्रोनोलॉजिकली। जो पहले दिया गया है डेथ ऑफ सी आर दास, तो इनकी डेथ कब हुई थी हमारी सी आर दास जी की? 1925 को। ठीक, साइमन कमीशन अपॉइंटेड, साइमन कमीशन कब आया सभी को पता है, 1927। ठीक है, और डेथ ऑफ रेवोल्यूशनरी जतिन दास, जतिन दास जी की डेथ कब हुई थी हमारी? 1929 में। और नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। तो क्रोनोलॉजिकली आप देख लो, पहले कौन सा आया था? सी आर दास आए थे हमारे। ठीक है, और उसके बाद हमारे कौन से आए थे? साइमन कमीशन आया था 1927 में, यानी कि 1-2। और डेथ ऑफ रेवोल्यूशनरी जतिन दास की कब हुई थी? 1929 में। और उससे पहले आई थी नेहरू रिपोर्ट, यानी 1-2-4-3, ये इसका आंसर होगा। आंसर में नहीं दिए गए हैं क्रोनोलॉजिकली, आपका आंसर यही होगा, 1-2-4-3 आएगा। लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे आता है। ठीक है, 1925 में जतिन दास के बारे में, और साइमन कमीशन कब पॉइंट हुआ? साइमन कमीशन 1927 में। डेथ ऑफ रेवोल्यूशन जतिन दास कब हुई थी? 1929 में। और नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1929 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, और डेथ 1928 में आई थी, सॉरी, हाँ नेहरू रिपोर्ट। तो जतिन दास जी का जन्म जो हुआ था 1870 में हुआ था। ठीक है, इनको हम जो पॉपुलरली नेम है किस नाम से जाना जाता था वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चित्तरंजन दास जो इनका था, पूरा नाम था सी आर दास, चित्तरंजन दास, ये आपने याद रखना है। तो इनको जो हम निक नेम से किस नाम से जाना जाता था? देशबंधु। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि देशबंधु के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपने क्या करना है, वहाँ पर सी आर दास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये फाउंडर लीडर थे किसके? स्वराज पार्टी के, स्वराज पार्टी के। ठीक है ना, दूसरे स्वराज पार्टी के फाउंडर मेंबर कौन थे हमारे? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। और स्वराज पार्टी कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1923 में। याद रखना, हमने कितने प्रैक्टिस से डिस्कस कर लिए। और नेक्स्ट है हमारा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन हमारा कब आया था? इसको जो दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑल वाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसकी जो चेयरमैनशिप जो थी वो थी सर जॉन साइमन। ठीक है, ये वैसे तो 1919 में ही प्रपोज कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन आना इसने 1927 को ही था। ये 10 साल के बाद ही इन्होंने आगे जाके पहले ही रणनीति बना ली थी कि आगे जाके हमने कैसे करना है, तो इसको इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा जतिन दास। ठीक है, जतिन दास जी का हमारा जन्म कब हुआ था? 1904 में हुआ था, 27 अक्टूबर 1904। जतिन दास का जन्म इस टाइम हुआ था। ये भी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट रहे। ठीक है, और रेवोल्यूशनरी रहे हैं। और इनकी डेथ जो हुई है, इनकी डेथ कहाँ हुई है? लाहौर जेल में, लाहौर जेल में। इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ें आपने नोट डाउन करते जाना है, जो जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उनको आपने नोट डाउन जरूर करना है अपनी कॉपी में। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी, और या तो आपको थॉरली बुक पढ़नी पड़ेगी। इनकी डेथ कहाँ हुई है? लाहौर जेल में हुई है। और कैसे हुई है? हंगर स्ट्राइक से, हंगर स्ट्राइक से 1929 को। ठीक है, इन्होंने पता कितने दिन का हंगर स्ट्राइक रखा था? इन्होंने 63 डेज का हंगर स्ट्राइक रखा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और नेक्स्ट जो था हमारा नेहरू रिपोर्ट था, ये 1928 में आया है। और इसका तो आप सभी को पता ही है, सबने नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा। इसके जो चेयरमैन थे हमारे कॉन्फ्रेंस के, चेयर किया था इसको मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ये आपने याद रखना है।
मोतीलाल नेहरू का, और इसके अपोजिट में जिन्ना, वो भी कुछ ऐसा निकाला था इन्होंने, मुस्लिमों ने, जब उनको ये रिपोर्ट पसंद नहीं आई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। तो ये क्लियर हो गया, अरेंज भी हमने कर लिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको, और इसके बारे में सारा डिस्कस भी हमने कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन जो हमारा ये है, पुट द अर्ग्रेरियन मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद द डेट ऑफ स्टार्ट। तो इसको हम डेट वाइज डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा आएगा वो शायद से, हाँ, चंपारण आएगा। 1917 में चंपारण हुआ है। खेड़ा कब हुआ है? 1918 में। ठीक है, और उसके बाद बारदोली, बारदोली हमारा कब हुआ है? 1928 में। और जो मोपला हुआ है ये कहाँ हुआ है? 1921 में। ठीक है, तो चंपारण कब हुआ? 1917 में। खेड़ा हुआ 1918 में। बारदोली 1928 में। और बारदोली के बाद जो है हमारा मोपला हुआ है 1921 में। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोगों ने देख लेना है कैसे कैसे बनते हैं, ऊपर नोट करके आपने लिख लेना है, मैंने बता दिया आप सभी को। हम सीधा अब इसको डिस्कस करते हैं कि बारदोली जो मूवमेंट हुआ है उसके मेन फीचर क्या थे। तो ये इसके जो मेन जो लीड में थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उनके लीड में बारदोली जो है मूवमेंट हुआ है, और वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो फार्मर थे, ठीक है, उन्होंने उन्हें सरदार की उपाधि यहाँ पर दी थी। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट था। ये कब हुआ है? 1928 में, ये आपने याद रखना है। ठीक है, वहाँ पर जो है टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको हाइक जब ज़्यादा हो गया था तो वहाँ के लोगों ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में उसको कंट्रोल में लाया था। नेक्स्ट हमारा जो खेड़ा मूवमेंट था, खेड़ा कब हुआ है? 1918 में। खेड़ा हुआ है 1918 में। ठीक, ये कहाँ हुआ है खेड़ा? खेड़ा कहाँ पड़ता है? गुजरात में, गुजरात में। ठीक है ना, तो ये आपको सभी पता है गुजरात क्यों इसके जो मेन लीडर थे, लीडर के बार, हाँ, लीडर बहुत बार पूछे जाते हैं खेड़ा में कौन थे। तो खेड़ा में एक थे हमारे महात्मा गांधी, ठीक है, दूसरे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, तीसरे थे हमारे मोहनलाल पांडे। नोट करना है आपने एक एक, मैं बता रहा हूँ, मोहनलाल पांडे। और फोर्थ जो थे हमारे रविशंकर व्यास। ठीक है, तो ये नाम थे 4 जो मेन लीडर थे इसके। मेन तो इसके गांधी जी थे, लेकिन उनके साथ हमने कई बार पूछा जाता है कि उनके साथ जो है खेड़ा आंदोलन में कौन नेता साथ में थे। ठीक है, वो थे हमारे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो जो है सरदार की जो उपाधि इनको वहाँ पे ही नहीं नहीं सॉरी, सरदार की जो वो तो बारदौली में दी गई थी इनको, ये मिक्सअप हो गया था। और खेड़ा हुआ 1918 में, इसके बारे में हमने देख लिया। अब देखते हैं चंपारण। चंपारण कब हुआ है? 1917 में। ये आपने याद रखना है। चंपारण की क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ के लिए राजकुमार शुक्ला ने जो है गांधी जी को बुलाया था, क्योंकि वहाँ पर जो है हैवी टैक्स का, वहाँ पर भी हैवी टैक्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ब्रिटिशरों के द्वारा। वहाँ के जो 3 कठिया सिस्टम वहाँ पर लागू किया गया था ब्रिटिशरों के द्वारा, तो उसको भी जो है गांधी जी के आने के बाद उसको भी समाप्त किया गया, क्योंकि गांधी जी ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा सहयोग किया था फार्मरों का, जिस वजह से जो है वो टैक्स जो है जो ज़्यादा फोर्सफुली किसानों के ऊपर डाल दिया जा रहा था उसको कम किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा मोपला है, मोपला भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है, क्योंकि मोपला बहुत बार पूछा गया है ना। ये रेबिलियन जो था ये 1921 में हुआ था। ये मुस्लिम ऑफ केरला जो थे, ठीक है, मपीला मुस्लिम उनको कहा जाता है, तो तभी इसका नाम मोपला पड़ा है, मपीला मुस्लिम। मपीला मुस्लिम थे, कहाँ के थे? केरला के। तो इन्होंने भी जो है मूवमेंट लड़ा था ब्रिटिशरों और जो हिंदू लैंड लॉर्ड थे वहाँ के, मालाबार के, नॉर्थन केरला के, उनके खिलाफ जो है ये आंदोलन उन्होंने लड़ा था। ठीक है, तो ये डिस्कस कर लिया हमने, 4 के 4 जो थे प्रॉपरली डिस्कस कर दिए हैं, आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, कंसीडर द गिवन 4 स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन ऑप्शन। तो इनमें से हमने गिवन ऑप्शन में से एक चुनना है। ठीक है, करेक्ट आंसर चुनना है। तो इन 1865 हाई कोर्ट वर एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट था ये 1861 में आया था। ठीक है ना, 1861 में आया था, लेकिन यानी कि ये करेक्ट है। हाई कोर्ट एस्टेब्लिश जो हुए थे वो तब हुए थे 1865 में। एक्ट आया था, आपने याद रखना कि एक्ट कब आया था? हाई कोर्ट एक्ट ये आया था 1861 में, इसको नोट डाउन करना है, भूलना मत। और जो है कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में जो हाई कोर्ट खोले गए थे वो कब खोले गए थे? 1865 को। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एक स्टेटमेंट करेक्ट होगी, तो हमने चूज़ क्या करना है? करेक्ट करना है। स्टेटमेंट एक करेक्ट होगी। सेकंड जो है हमारी, सेकंड है
इन 1791 जोनाथन डंकन स्टार्टेड अ संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी। तो जो ये है ये भी हमारा राइट है, क्योंकि 1791 में जो है जोनाथन डंकन स्टार्टेड अ संस्कृत कॉलेज इन वाराणसी, ये सही है। और इनके इसके बाद जो है उस संस्कृत कॉलेज का नाम जो है रीनेम किया गया था, उसका नाम रखा गया था संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद ये इसका नाम रखा गया था। और जो है ये 1 और 2 है हमारी, ये करेक्ट हो गए, 1 और 2 करेक्ट है। अब थर्ड जो हमारा, द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम स्टार्टी टू आगरा वाज ओपन 1854। तो जो ये तीसरी स्टेटमेंट है ये गलत है हमारी। जो टेलीग्राफी फर्स्ट स्टार्ट हुई थी ये आगरा नहीं 1851 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और ये जो स्टार्ट हुई थी हमारी ये कोलकाता टू हर्बर हर्बर हुआ था, वहाँ हर्बर जगह का नाम है, वहाँ के लिए स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो 3 है ये गलत पड़ती है। और जो नेक्स्ट है हमारा, द पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड 1785, तो ये गलत है। पिट्स इंडिया एक्ट जो हमारा पास हुआ था ये होता 1784 में, ये भी आपने याद रखना है। तो इसमें जो हमारे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 थे करेक्ट हुए, वहाँ पर आपके आंसर में दिए होंगे स्टेटमेंट 1 और 2, तो आपने वो चूज़ करके राइट आंसर करना है। ठीक है, ये मैंने दोनों आपको इलेबोरेट कर दिए, जो सही थे ये आपने नोट्स बना लिए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैदर अली एस्टेब्लिश्ड अ मॉडर्न आर्सेनल इन दिंडीगल इन 1757 AD। तो इसमें जो है हमारा ये गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि 1755 में उसके द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, हैदर अली के द्वारा। और जो सेकंड स्टेटमेंट हमारी, हैदर अली डाइड 1783, तो ये भी जो है ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, ये भी गलत है। हैदर अली जो हमारे डाइड हुए थे 1782 में। ठीक, तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो हमारी गलत आ गई है। अब तीसरी चेक करते हैं, टीपू सुल्तान प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी, सही है, एट श्रीरंगपट्टनम, ये करेक्ट है। ठीक है, और चौथी जो है, टीपू सुल्तान वाज मेंबर ऑफ जोकोबिन क्लब, ये भी सही है। क्योंकि ये 2 क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं, बहुत बार ये एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, कि जो ट्री ऑफ लिबर्टी है ये 1794, ठीक है, 1794 को जो है फ्रेंच रिपब्लिकन ऑफिसर विद सपोर्ट ऑफ टीपू सुल्तान, उनके द्वारा जो है ये ट्री ऑफ लिबर्टी एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट जो था हमारा, टीपू सुल्तान वाज मेंबर ऑफ जोकोबिन क्लब, ये भी 1794 में ही हुआ था। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें हुई थी, तो ये हम ध्यान रखना कि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा है जोकोबिन क्लब के मेंबर कौन थे। टीपू सुल्तान, ट्री ऑफ लिबर्टी को लगता है कि ये फॉरेनर के यानी कि ब्रिटिशर्स का नाम होगा, लेकिन ये टीपू सुल्तान के द्वारा प्लांटेड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट के क्वेश्चन, तो ये हमारे खत्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द ऑथर ऑफ बुक गुलामगिरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान में रखना आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि गुलामगिरी के जो है हमारे राइटर कौन है। तो इसके जो राइटर है हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले जो है गुलामगिरी के ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर यूनियन यूनिवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सिटी एक्ट जो है कब पास किया गया, 1904 में। इसके मैंने आंसर दिए हुए नीचे, कब पास किया, 1904 में। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसका हमें ध्यान में रखना है, कब किया गया, 1904 में। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, तो ये हमारे जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ये भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और लाइक शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, इन विच गवर्नर जनरल ट्यूनर द ब्रिटिश कॉन्क्वेयर सिंध, को किसके टाइम में जो है सिंध को जीता गया ब्रिटिश के द्वारा, लॉर्ड एलन बोरो के टाइम में। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड रहा था कब करा था, 1842 से लेकर 1844 तक, 1844 तक। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से एक बार कहूँगा लाइक करना, कमेंट जरूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना कैसी कोशिश, पहली कोशिश रही मेरी इसकी। ठीक है, मेहनत बहुत की है मैंने इस वीडियो को बनाने में, और प्यार दिखाना अपने इस वीडियो में, लाइक करना, शेयर करना बहुत ज़्यादा, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो हमारी 2020 की होगी, 2020 के जो क्वेश्चन पेपर होंगे, जिसमें HS का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।